हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटोहॉलिक बाय स्वर्णिका। और आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस राइबोसोम्स। अब आपको लग रहा होगा राइबोसोम्स तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो की क्या ज़रूरत है। इसको तो हम मतलब जनरली समझ सकते हैं कि राइबोसोम क्या है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। द ऑर्गेनेल विच इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम्स। नो, बट इट इज़ नॉट जस्ट दैट। हम पूरे राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइबोसोम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, राइबोसोम किससे मिलकर बने हैं, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, यूकैरियोट्स के राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है। और राइबोसोम का ये जो डिस्कशन है ये इतना ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है कि इसके बाद एक और वीडियो आएगी ऑन राइबोसोम्स, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा और इस वीडियो को भी। देन यू विल गेट अ क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइबोसोम्स कि किस तरीके से राइबोसोम्स बने होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, ओरिजिन कैसे होता है, एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द थॉट। तो आज का थॉट क्या है? फील वॉट यू नीड टू फील एंड देन लेट इट गो, डू नॉट लेट इट कंज्यूम यू। इसका मतलब क्या है कि हमारे मन में कुछ भी फीलिंग जो आ रही है, पहले उसे चेक करो, उसमें से कौन सी फीलिंग अच्छी है, कौन सी फीलिंग बेकार है। कभी कभी हमारे मन में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, एक अच्छे थॉट्स भी आ रहे होते हैं बट एट द सेम टाइम नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होते हैं। मे बी फॉर अ पर्सन, किसी पर्सन प्लेस के बारे में हो सकते हैं या फ्यूचर के बारे में हो सकते हैं। अच्छी फीलिंग्स भी आ रही हैं, बुरी फीलिंग्स भी आ रही हैं। तो उस फीलिंग को फील करो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। जो ज़रूरी है यानी कि कौन सी फीलिंग ज़रूरी है, अच्छी फीलिंग ज़रूरी है। और जो बुरी फीलिंग्स हैं उनको जाने दो, डोंट लेट इट कंज्यूम यू। उसे कंज्यूम मत होने दो। मतलब कुछ ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा अगर हम सोच लेते हैं, सोचते रहते हैं तो वो जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे वो उतना ज़्यादा हमें परेशान करेगी, कोई गलत थॉट। तो इससे बेटर है कि उसके बारे में सोचे ना। तो फील वॉट यू नीड टू फील एंड देन लेट इट गो, डोंट लेट इट कंज्यूम यू। ये थॉट है आज का। चलिए अब राइबोसोम्स को डिस्कस करते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये स्मॉल, डेंस, राउंडेड और ग्रेनुलर पार्टिकल्स होते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के। किसके पार्टिकल्स होते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अब यहाँ से आपको तीन बातें समझ में आ रही होंगी कि प्रोटीन है यहाँ पर और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियो है तो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। राइबोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली दो चीज़ों के बने होते हैं, एक आरएनए और एक प्रोटीन के। जो आरएनए होता है, जिस आरएनए के बने होते हैं उसे आरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। और जिस प्रोटीन्स के बने होते हैं उन्हें राइबोप्रोटीन कहते हैं। They occur either freely in the matrix of mitochondria, chloroplast and cytoplasm, that is cytoplasmic matrix, or remain attached with the membranes of the endoplasmic reticulum and the nucleus. अब ये हमें पता है कि राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं। और किससे अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और न्यूक्लियस से अटैच होते हैं। ये सारी बातें हमें पता है। दे अकर इन मोस्ट प्रोकैरियोटिक and eukaryotic cells and are known to provide a scaffold for the ordered interaction of all the molecules involved in protein synthesis. तो ये जो है ये प्रोकैरियोटिक, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब जैसे कि आपको इतना तो बेसिक पता ही होगा कि जो राइबोसोम्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस करते हैं। सेंट्रल डोग्मा, अगर आपने सेंट्रल डोग्मा का नाम सुना तो सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। देन आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो वो ये जो ट्रांसलेशन का काम होता है कौन करते हैं? राइबोसोम्स करते हैं। राइबोसोम्स जो जेनेटिक कोड होता है एमआरएनए के ऊपर उसे रीड करते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। देन वो प्रोटीन्स क्या करते हैं? वो प्रोटीन्स केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, जो भी हमारा हम बाहर से दिखाई देते हैं, जो भी हमारे ट्रेड्स हैं, जो भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, वो इन प्रोटीन्स की वजह से। प्रोटीन्स जो है एंजाइम्स क्या होती हैं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। 99.9% एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन्स बनते हैं, राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, ये जो प्रोटीन्स होते हैं किस में पार्ट लेते हैं? केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं और उन केमिकल रिएक्शन से हमारा फिनोटाइप डिसाइड होता है। तो ये क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर की तरह मतलब बिहेव करते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बाकी सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर इंटरेक्ट कर सकें। जैसे कि टीआरएनए होता है, टीआरएनए आपको पता है वो भी बाइंड होता है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है, वहाँ पर टीआरएनए की भी रिक्वायरमेंट होती है।
The ribosomes are usually isolated from the cell by the differential centrifugation method in which an analytical centrifuge is employed. राइबोसोम्स को अगर आइसोलेट करना है सेल से तो उसको कैसे आइसोलेट किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कर कर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे कि एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ कर कर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को अप्लाई कर कर राइबोसोम्स को क्या किया जाता है, सेल में से आइसोलेट किया जाता है। द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ द राइबोसोम इज डिटरमाइंड बाय द वेरियस ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स। फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है राइबोसोम्स का। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकालते हैं कई सारी ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स का यूज़ करके। द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज एक्सप्रेस्ड इन द सेवेडबर्ग यूनिट। और जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकलता है वो किस में निकलता है, सेवेडबर्ग यूनिट में, जिसको हम एस यूनिट करके लिखते हैं। जैसे आपने राइबोसोम्स के पीछे लिखा देखा होगा 70S 80S, तो वो एस जो होता है वो उस एस का मतलब होता है सेवेडबर्ग यूनिट। द एस इज रिलेटेड विद द साइज एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द राइबोसोमल पार्टिकल। ये जो एस होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एस रिप्रेजेंट करता है राइबोसोमल पार्टिकल के, जो राइबोसोम है उसके वेट को और साइज को रिप्रेजेंट करता है एस। जैसे कि 70 एक जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका राइबोसोम होता है 70S और यूकैरियोट्स का होता है 80S। तो 80S जो है वो 80S यूनिट ज़्यादा है 70S से, तो 80S जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में और मॉलिक्यूलर वेट में। तो इस तरीके से जो एस है सेवेडबर्ग यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज़ को राइबोसोम के। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के टाइप शो किए गए हैं। तो राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो कि 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो कि किसका होता है, 80S टाइप का। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले आप इस पर फोकस करिए 70S जो कि क्या है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, विच इज़ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S। तो इसमें देखेंगे ये इसकी क्या है, लार्ज सब यूनिट है, ये इसकी स्मॉल सब यूनिट है। ये भी आपको पता होगा कि जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो 70S की जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है 30S और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 50S। अब आप ये मत सोचिएगा कि 50 + 30 तो 80 होता है, 80 होता है, बट यहाँ पर ये तो 70S है। तो इससे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि जब क्या करेंगे आप 50S सब यूनिट को, ये 50S वाली सब यूनिट को आप उसमें डालेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे तो उस पर अलग फोर्सेस लगेंगे, और 30S पर डालेंगे तो इस पर अलग लगेंगे, और जब 70S पर डालेंगे तो इस पर अलग फोर्सेस लगेंगे। तो इस तरीके से क्योंकि 70S जो है ये कंबाइंड स्ट्रक्चर है, इसमें 50S और 70S कंबाइंड है, तो इनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आता है वो अलग आता है। तो कभी भी ये मत समझिएगा कि सम कर दें, हम जो स्मॉल सब यूनिट है और लार्ज सब यूनिट है उसका सम कर दें तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आ जाएगा पूरे राइबोसोम का, ऐसा कभी नहीं होता। तो 70S की दो यूनिट्स हैं, 50S और 30S। अब जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो राइबोसोम होता है वो दो चीज़ों का बना होता है, एक होता है rRNA और एक होता है राइबोप्रोटीन। तो जो लार्ज सब यूनिट है 70S राइबोसोम की, जिसे हम बोलते हैं 50S, इसके अंदर दो rRNA हैं, एक है 5S rRNA और एक है 23S rRNA। अब ये S तो आपको क्लियर है ना, सेवेडबर्ग यूनिट, और rRNA क्या होता है, राइबोसोमल RNA। अब जो 30S वाली यूनिट है इसके अंदर कौन सा rRNA है, 16S टाइप का। तो ये आपको याद रखना है थ्रू आउट द वीडियो। हम इसको बार बार बोलेंगे कि इस टाइप के, इसमें ये वाला RNA है, ये वाला RNA है। तो ये आपको याद रखना है कि जो लार्ज सब यूनिट है इसमें 5S rRNA है और 23S RNA है, और जो 30S वाली जो स्मॉल सब यूनिट है उसके अंदर 16S rRNA है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक राइबोसोम समझ में आया। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम की। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है ये होता है 80S टाइप का, और इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं, लार्ज सब यूनिट 16S एंड स्मॉल सब यूनिट 40S। अब 60 + 40 100 आएगा, लेकिन आप इसको सम नहीं करना है, अब हम इस बात को समझ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 80S, जो टोटल राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। तो अब इसकी लार्ज सब यूनिट में, जो इसकी लार्ज सब यूनिट है इसके अंदर कौन कौन से RNA हैं, 5S rRNA, 26 और 28S rRNA। इसको हटा दीजिए, 26 को मेन फोकस अपना 28 पे दीजिए क्योंकि वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। तो लेकिन आप मेन फोकस 28 rRNA पर रखिए, और तीसरा है 5.8 rRNA। ये तीन rRNA कहाँ पर है, 60S में, और 18S rRNA ये कहाँ पर होता है, ये होता है आपका 40S स्मॉल सब यूनिट में।
ये बात समझ में? तो आई होप आपको दोनों टाइप ऑफ राइबोसोम समझ में आ गए होंगे, और आप याद रखना है कि कौन सा आरआरएनए किस यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में कौन कौन से आरआरएनए हैं और प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से, ये आपको याद रखना है। फिर देखते हैं द राइबोसोम्स। The ribosomes of mitochondria and chloroplast are always smaller than 80S cytoplasmic ribosomes and are comparable to prokaryotic ribosomes in both size and sensitivity to antibiotics. अब देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है या फिर साइटोप्लाज्मिक, जो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला राइबोसोम होता है 80S टाइप का, उससे छोटे होते हैं एंड आर कंपेरेबल टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। कंपेरेबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेरेबल? कंपेरेबल का मतलब होता है सिमिलर। तो मैंने आपको ये बोला कि जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स होते हैं, ये 80S जो राइबोसोम है उससे छोटे होते हैं, लेकिन कंपेरेबल टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। साइज और सेंसिटिविटी, जो साइज में ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के जैसे ही होते हैं, और सेम विद द सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को लेकर जो इनकी सेंसिटिविटी होती है वो भी इनकी तरह होती है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि जो ऐसे एक एंटीबायोटिक होता है क्लोर एम्फिनिकॉल, तो वो जो एंटीबायोटिक होता है ये आपके उसके काम को रोक सकता है। 70S जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसके काम को रोक सकता है। उसके काम को कैसे रोक देगा? मतलब जब वो उसके काम को रोक देगा तो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, हमें बॉडी पर अटैक करते हैं। मतलब जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी पर अटैक करेंगे, तो इस तरीके से उनको रोक देता है। तो ऐसा ही कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम के साथ होता है कि उनकी जो सेंसिटिविटी है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरह सिमिलर है, यानी कि अगर क्लोर एम्फिनिकॉल आएगा तो वो इनकी एक्टिविटी को भी रोक सकता है। लेकिन जो क्लोर एम्फिनिकॉल है वो आपके यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है 80S उसकी एक्टिविटी को नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से आपको समझ में आए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स हैं ये किसकी तरह हैं? दे आर सिमिलर एज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। इतनी बात क्लियर हुई? मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोलती। इफ़ आई डू सो प्लीज़ लेट मी नो। तेज़ का मतलब जल्दी। Although their sedimentation values vary in different phyla, example 77S in mitochondria of fungi, 60S in the mitochondria of mammals, and 60S in the mitochondria of animals in general. The ribosomes of chloroplast are 70S type. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स होते हैं वो अलग अलग फाइला में उनकी सेडिमेंटेशन वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। जैसे कि 77S जो है ये फंजाई के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, 60S इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमल्स, 60S इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एनिमल्स, एंड जो क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स पाए जाते हैं इट इज़ ऑफ 70S टाइप। इतनी बात ख़त्म हुई। अब हम केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है राइबोसोमल RNAs। The 70S ribosomes contain 3 types of rRNA: 23S rRNA, 16S rRNA, 5S rRNA। तो ये मैं आपको पहले ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। The 23S and the 5S rRNA occur in the larger 50S ribosomal subunit, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, while the 16S rRNA occurs in the smaller 30S ribosomal subunit. The 18S and the 20S ribosomal rRNA contains a characteristic number of the methyl groups, mostly 2O-methyl ribose। तो जो 18S और जो 28S राइबोसोमल RNA होता है, राइबोसोमल RNA को ही शॉर्ट में rRNA बोला जाता है, उसके अंदर कई सारे मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, और वो मिथाइल ग्रुप्स मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं? 2O-मेथॉक्सी राइबोस की फॉर्म में। The 5.8S rRNA is intimately associated with the 28S rRNA molecule and has therefore been referred to as 28S associated ribosomal RNA, 28A rRNA। तो जो 5.8
srRNA होता है, ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोट्स में। ये यूकैरियोट्स का rRNA है, प्रोकैरियोट्स का नहीं। अब डायग्राम को देखिएगा, उस डायग्राम को कॉपी करिएगा, उस डायग्राम से रेफरेंस लेकर आगे पूरे डिस्कशन को समझिएगा। तो वो जो है वो यूकैरियोट्स का rRNA है, और ये जो होता है ये किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है, मतलब किसके साथ चिपक कर चलता है? ये चिपक कर चलता है 28 rRNA के साथ। और इनको एक साथ फिर क्या बोला जाता है? इनको एक साथ 28S एसोसिएटेड राइबोसोमल RNA यानी कि 28S ARNA बोला जाता है। तो कभी भी आपको 28S rRNA दिखेगा तो आप समझ जाओगे तो 20S राइबोसोमल RNA है। लेकिन 28S और RNA के बीच में अगर आपको A दिख गया तो इस A का मतलब क्या है? एसोसिएटेड, यानी कि इसके साथ 5.8 rRNA एसोसिएटेड है साथ में। इतनी बात समझ में आई? तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया? जो पहला कंपोनेंट है राइबोसोम्स का, पहला कंपोनेंट rRNA, उसको डिस्कस कर लिया। फिर राइबोसोम का दूसरा कंपोनेंट होता है राइबोप्रोटीन। राइबोप्रोटीन को डिस्कस करते हैं। Each 70S ribosome of E. coli is composed of about 55 ribosomal proteins। हम E. coli का रेफरेंस ले रहे हैं, E. coli के रेफरेंस से समझते हैं कि राइबोप्रोटीन्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि E. coli तो एक प्रोकैरियोट है, तो उसके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। उस 70S टाइप के राइबोसोम में से उसमें कितने राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं? उसके अंदर 55 राइबोसोमल प्रोटीन होते हैं। इन 55 प्रोटीन्स में से जो 21 मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ से आइसोलेट किए गए हैं? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स 30S राइबोसोमल सब यूनिट से, और 32 to 34 प्रोटीन्स आइसोलेट किए गए हैं 50 राइबोसोमल सब यूनिट से। देयर आर 2 इनएक्टिव कोर पार्टिकल्स, 2 इनएक्टिव कोर पार्टिकल्स भी हैं, एक 40S और एक 23S। ये इनएक्टिव कोर पार्टिकल्स हैं, मतलब ये भी पाए जाते हैं पर इनका कोई काम नहीं है। 40S और 23S विच कंटेन, क्या ये राइबोसोमल प्रोटीन है? विच कंटेन द RNA एंड सम प्रोटीन कॉल्ड कोर प्रोटीन्स। तो इनके अंदर कुछ RNA है और कुछ प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये इनएक्टिव हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए कि इनएक्टिव हैं, यानी कि इनका कोई काम नहीं है। तो इनको क्या बोलते हैं? कोर पार्टिकल्स। एट द सेम टाइम सेवरल अदर प्रोटीन्स द सो कॉल्ड स्प्लिट प्रोटीन्स। तो कोर प्रोटीन्स को CP से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा कुछ और दूसरे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं स्प्लिट प्रोटीन्स, उनको SP से रिप्रेजेंट करते हैं। द स्प्लिट प्रोटीन्स हैव बीन फर्दर फ्रैक्शनड एंड डिवाइडेड इनटू एसिडिक एंड बेसिक प्रोटीन्स। फिर जो स्प्लिट प्रोटीन्स होते हैं उनको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एसिडिक और बेसिक प्रोटीन्स में। इन ऑल 21 प्रोटीन्स ऑफ द proteins have been isolated in smaller subunit 30S ribosomes of the E. coli. These are designated as S1 to S21। तो जितने E. coli में से E. coli की जो 30S E. coli के राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट थी 30S, उसमें 21 प्रोटीन्स निकले थे, वहाँ से आइसोलेट किए थे। तो उन सबको S1 से S21 तक नाम दे दिया, जैसे S1, S2, S3, S4 ऐसे करके S21 तक उनकी नेमिंग कर दी। ऐसी जो लार्ज सब यूनिट थी 50S, उसमें 34 डिफरेंट प्रोटीन्स पाए गए और उनको नाम दे दिया L1 से लेकर L34 तक। Thus the 70S राइबोसोम was thought to consist of 55 different proteins। तो क्या माना गया कि जो 70S वाला राइबोसोम है उसके अंदर 55 अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, माना गया। लेकिन अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। तो ये क्या हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो S20 वाला प्रोटीन था वो आइडेंटिकल था L26 के, मतलब बिल्कुल सेम थे। S20 और L26 एकदम सेम थे। द करेक्ट नंबर ऑफ S प्रोटीन इज़ 20। तो S प्रोटीन अब एक कम हो गया, कितने हो गए? S प्रोटीन्स 21 से 20 हो गए। ऐसे इस तरीके से जो L8 था वो पूरी तरीके से सिमिलर था L7 के, L12 के और L10 के। तो यहाँ पर 3 किस में से कम हो गए? L प्रोटीन्स में से 3 कम हो गए। तो वो कितने रह गए? L प्रोटीन्स 33 रह गए, यानी कि जो 20S राइबोसोम्स होता है उसमें 55 नहीं 53 प्रोटीन्स होते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद तीसरी चीज़ जो पाई जाती है एक राइबोसोम के अंदर, एक हमने पढ़ा rRNA पाया जाता है, एक राइबोप्रोटीन्स पाया जाता है, और तीसरी चीज़ और है मेटालिक आयंस जो एक राइबोसोम के अंदर होते हैं। ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपोनेंट्स होते हैं राइबोसोम के, और ये बेसिकली डाईवैलेंट यानी कि जिनकी वैलेंसी 2 होती है, ऐसे मेटालिक आयंस होते हैं। जैसे Mg2 पॉजिटिव हो गया, Ca2 पॉजिटिव हो गया और Mn2 पॉजिटिव हो गया। तो अभी हम इस राइबोसोम्स के डिस्कशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो
नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी इतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जितना कि ये है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू रियली डू so then please hit the like button, and for more such interesting information subscribe to this channel. Thank you.